नमस्कार, जय जोहार, जय आदिवासी। मैं आनंद बड़ावी। आप देखना शुरू कर चुके हैं कोयांचल संदेश और मेरे साथ एक खास साथी भी मौजूद है महाराष्ट्र से। नमस्कार, जय सेवा जय जवाहर। मेरा नाम कवि शीतल मिश्राम है और मैं कोयांचल संदेश का विदर्भ प्रतिनिधि हूँ। जैसा कि आज हम महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान आज मौजूद हैं जो यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी हैं और युवा नेता हैं। तो हम उनसे यहाँ के विधानसभा के बारे में, विधानसभा क्षेत्र के बारे में, यहाँ की रणनीति के बारे में जानना चाहेंगे। और उनका सबसे पहले हम आपसे सर, आपका कोयांचल संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सर, हम आपसे जानना चाहते हैं पहले तो आपका परिचय और आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। मैं विलास वगैरह, मेरा रेसिडेंस प्रॉपर रेसिडेंस है मगरड, जो एकदम नक्सल सेंसिटिव गोंदिया जिले के आखिरी छोर में आता है, जहाँ से गढ़चिरौली का बॉर्डर लगता है। मुक्का मगरड, पोस्ट पालमदुर, तालुका देवरी, जिला गोंदिया, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं ये सोशल एक्टिविटी में बहुत दिनों से, और मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन उसमें ज़्यादा रहा है। मैं गवर्नमेंट के जॉब तो नहीं किया, बट प्राइवेट जॉब जो करता था उस पीरियड में भी मेरे सोशल एक्टिविटी में था। मैंने लगभग 2002 से ही सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आदिवासी बचाओ आंदोलन, ऑल इंडिया इंडिजिनस स्टूडेंट फेडरेशन, उसके अलावा भी आदिवासी विद्यार्थी संघ में भी मेरा योगदान रहा है, यानी वर्किंग किया हूँ मैं। तो मेरा जो बैकग्राउंड जो बना है तो सोशल लाइफ को लेते हुए वो बैकग्राउंड मेरा है। सामाजिक जो काम है उसमें मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन पूरा ही कंट्रीब्यूशन उसमें गया है। अच्छा। तो जैसे जिस प्रकार से आज हमारी टीम के द्वारा एक रिसर्च किया गया 4-5 दिनों से, तो हमने एक चीज पाया कि ये जो त्रिकोणी जो 3 राज्यों का जो संगम स्थल है, और यहाँ ये विदर्भ का जो है एक खास विधानसभा क्षेत्र माना जाता है इसको, आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र। दूसरी बात, ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, और दूसरे इधर मध्य प्रदेश का बालाघाट सीमावर्ती क्षेत्र है। तो यहाँ ऐसे बहुत सारे मुद्दे सुने जाते हैं आए दिन, जैसे नक्सल समस्या हो गया, आदिवासियों की जो मूल समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को लेकर के आप मतदाताओं को किस प्रकार से अपनी तरफ एक रुझान पैदा करना चाहते हैं? जैसे कि आप जो नक्सल समस्या जो बोले, नक्सल सेंसिटिव एरिया है, बट नक्सल समस्या आदिवासियों की समस्या, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो मैं उस लाइन से नहीं दिखता। नक्सल समस्या आदिवासी की समस्या बहुत ज्यादा समस्या है। यानी सवेरे उठेगा तब से लेके रात के सोते तक आदिवासी की समस्या ही समस्या। उसमें उसकी एजुकेशनल लाइफ देखोगे तो यहाँ का सबसे कम लिखा पढ़ा कौन, तो आदिवासी। यहाँ का सबसे गरीब कौन, तो आदिवासी। पिछड़ा कौन, तो आदिवासी। सबसे कम संगठित कौन, तो भी आदिवासी। पॉलिटिकल लाइन पे भी आप देखा जाए तो पॉलिटिकल लाइन में भी जिसका कोई अस्तित्व नहीं, रिजर्वेशन तो है। आज भी हालत ऐसे है कि आप देखोगे अभी यहाँ कांग्रेस चल रही, बीजेपी चल रही, बाकी पार्टियां चल रही, तो पार्टी जो कैंडिडेट देता है, यानी आदिवासियों ने वो पार्टियों को अपने अंदर में एक रिजर्वेशन दिया है। हालांकि देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, लेकिन वास्तविकता ऐसी कि पार्टियों में आदिवासी समाज के एक तख्ते की एक पार्टी और एक तख्ते की एक पार्टी, यानी ऐसा विभाजन करके इन लोगों ने रख दिया, ताकि वो नहीं होना चाहिए। तो क्षेत्र की हालत ऐसे है। और बेसिक लाइन जो आपने जो नक्सल समस्या वगैरह बोले, समस्या है, बट उससे भी बड़ी समस्या यानी फंडामेंटल राइट्स की समस्या है। मैं तो उससे भी बड़ी समस्या मानता हूँ जो जल जमीन जंगल के जो इश्यू है। अपन कैसा जल है, जल यानी पानी, जमीन है, जमीन जहाँ पे अपन रहते हैं, जंगल है जिसके माध्यम से अपन को जो ऑक्सीजन मिलता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो ऐसी एक फ्यूचर प्लान में ऐसा देखा जाता है फ्यूचर में कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है फॉरेस्ट को लेके वगैरह जो पॉलिसी है, तो उसमें वो पॉलिसी के तहत ट्राइबल आए दिन यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे। आज नहीं दिख रहा है वो पिक्चर, लेकिन पिक्चर दिख जाएगा। ऐसी ये बहुत बड़ी बेसिक यानी विस्थापन वाली समस्या पनपना रही है। ये बहुत बड़ा इशू है। तो विराज भोरे जी, आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा युवा हैं, तो आप युवाओं को किस नजर से देखते हैं, या फिर आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को सीधा संदेश देना चाहूंगा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी बहुत जरूरी है।
अब आप देखे हो कि लेटरल एंट्री वाला जो गणित है देश में जो चल रहा है, आप इधर रात दिन 24 घंटा कुर्सी पे बैठ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, उधर लेटरल एंट्री से, प्रमोशन की एंट्री से हाईएस्ट लेवल की सुपर क्लास वन की पोस्टें भरी जा रही है। तो आप पढ़ते ही जाओगे और लड़ोगे नहीं। और जो लड़ने लायक कौम है या लड़ने लायक समाज व्यवस्था के जो संगठन है, उनसे यानी चरवड़ से निकले हुए जो आपके प्रतिनिधि है, उनको वहां लीड नहीं करोगे, उनको सपोर्ट नहीं करोगे और कुछ भी युवा साथी लड़ेंगे नहीं, तो उनके लिए कोई कुछ करके देने वाला नहीं। पार्टियों का क्या है, वो अपने विस्तार के लिए और अपने वापर के लिए, अपने पॉजिटिवनेस के लिए आपकी कौम का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं सभी युवा साथियों को मेरे तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ना है और उसी के साथ साथ लढना भी है, यानी शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। जैसा बाबा साहब आंबेडकर ने जो बोला है, शिका संगठित व्हा संघर्ष करा, क्रांतिसूर्य बिरसा मुंडा ने भी वही बोला है। गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, उनका एक ही धर्म होता है और वो है संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। पहला संघर्ष पढ़ने के लिए, दूसरा संघर्ष संगठित होने के लिए और तीसरा संघर्ष आंदोलन करने के लिए। ये एक लाइफ का पार्ट बना दिया। और बिरसा मुंडा ने उसके भी ऊपर जाके बोले कि गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, गुलामों का एक ही धर्म होता है, वो है संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। शिका संगठित व्हा आणि संघर्ष कर, यही लाइन होती है। तो ये लाइन को ही हमारा युवा साथी जाएगा तो युवा साथी के लिए बेटर रहेगा। नहीं तो आने वाले दिन में युवा साथी का जो पिक्चर है वो बहुत बेकार पिक्चर, जो सैलरी बेल्ट में आज चल रहा है, पेज में चल रहा है, वैसे हालत हमारे यहाँ आने को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो विलास जी, जैसे बहुत सारी विधानसभा महाराष्ट्र में चुनाव हो गए हैं, बराबर, तो आपको इस बार ही ऐसा क्यों लगा कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र का चुनावी प्रत्याशी होना चाहूंगा? देखो, बहुत सारे चुनाव हो रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो है, हम 2014 में यही इशू को लेके इलेक्शन लड़ रहे थे, लोकसभा के लिए। तब सतीदादा पेंदाम हमारे प्रत्याशी थे, तब से देख रहे। उसके बाद में भी हम, जैसे कि पिछले साल जो गणित आया, पिछले बार जो 1980 का वन संरक्षण अधिनियम है, उसमें इन्होंने 2023 में संशोधन किया। तो संशोधन किए तब वो रिपोर्ट मैं खुद लेके गया था, मैं कलेक्टिव पब्लिक सेंटर से वो रिपोर्ट निकाला था और वो रिपोर्ट मैंने सतीदादा पेंदाम जी के पास लेके गया था और मैंने बताया था वहां पे। और 18 अप्रैल कुछ उनकी तारीख थी, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन जो लेना है, तो जनरल तो सुझाव मांगे थे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके सुझाव मांगे थे, यहाँ का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आमदार बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको खासदार बोलते हैं, उन लोगों से उन्होंने अपने अपने कमेंट्स मांगे थे, सुझाव मांगे थे। तो वो रिपोर्ट हम लेके गए हमारे संगठन के माध्यम से। हमारे जो ब्रिगेडियर है, संगठक है सतीदादा पेंदाम, उन्होंने बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी खासदारों से बात की है कि आप इसके ऊपर इसका विरोध रखो, इसका अपोज करो, इसका विरोध रखो और विरोध जताया जाए। तो कोई खासदारों ने विरोध नहीं जताया, कोई आमदारों ने विरोध नहीं जताया। जताने की बात तो अलग थी, वो 2023 में जो बिल आया ना, बिल क्या है ये भी नहीं पढ़े, यानी 1980 का वन संरक्षण अधिनियम क्या था और 2023 का वन संरक्षण अधिनियम क्या है, उसको क्या फेरबदल किया गया है, इसको भी नहीं पढ़े। दूसरी बात, 1972 का जो वन्यजीव कानून है उसमें भी संशोधन किया 2022 में, वो भी बात है, वो भी बात रखना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आमदार खासदारों के सामने। उन लोगों ने वो सब्जेक्ट को यानी देखा तक नहीं, रखने की बात की है, उन्होंने देखा तक नहीं। ऐसे हालत में हम बोल रहे, हम पढ़ रहे, हम लिख रहे, हम समाज को जगा रहे, लेकिन ये बात पानटपरी पे बोलने से, ये आंदोलन रास्ते के कितने भी कर लो, कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां विधानसभा में, असेंबली में बोलने वाला आपका आदमी जब तक नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं। तो हमें ऐसा लगा कि ये बात हमारे माध्यम से रखा जाए, एक चीज। अब जीत के जाना, जीत के नहीं जाना, ये दूसरी चीज है। अब कम से कम हम ये इश्यूज को लेके जो लड़ रहे हैं, तो ये मैसेज जा रहा है समाज में कि हमारा ये बेसिक इश्यूज है। नहीं तो धनगर वाला जो इश्यूज था ना, धनगर वाला इश्यूज यानी धनगर के इश्यूज पे पूरा आदिवासी समाज एक हो गया, उसके लीडिंग में हम लोग भी थे और आदिवासी समाज ने पूरा अपनी यूनिटी बताई, बहुत अच्छा फाइट किया उसको। लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, धनगर की इशू को जितना उसने उछाला
उतने हमारे लोगों ने फाइट किए, बहुत अच्छा किए। बट उसके आड़ में बाकी जो इश्यूज थे, माइनिंग के इश्यूज है, जैसा अभी वाइल्ड लाइफ का जो एक्सटेंशन चालू कर दिए, वही पीरियड में उन्होंने वो जीआर वीआर का सब गणित बना के वो एक्सटेंशन चालू कर दिए। अभी जो गांव बफर जोन में है, तो उनके साइड में जो बचा हुआ जो एरिया है उसको भी वाइल्ड लाइफ में कन्वर्ट कर। तो ऐसे हालत में आपके आमदार, आपके खासदार ये इश्यू को नहीं उठा रहे, तो क्यों ना हमको समझते हुए हम घर में बैठना चाहिए, हम क्यों ना उसके लिए उम्मीदवारी डालना चाहिए, और हम क्यों ना लड़ना चाहिए, ये हिसाब से हम यहाँ पे उम्मीदवारी करें। अच्छा, जैसे आपके चुनावी घोषणा पत्र में हमने देखा जी कि ज्यादातर आपके आदिवासियों के मुद्दे हैं, जी। जंगल जमीन के मुद्दे हाँ हैं, जी। उसमें एक जिक्र आता है आपके ग्राम सभा। हाँ, तो इस पे क्या मतलब किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं? देखो, ग्राम सभा का वो सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है, बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं शॉर्टकट में उसको बताना चाहूंगा कि ये 2006 का जो कानून है, जो 2006 का वन अधिकार जो कानून है, इसमें बिरसा ब्रिगेड की अहम भूमिका रही है। और उस पीरियड की जो कांग्रेस है, उस पीरियड की इसलिए बोल रहा हूँ, कानून को उस हिसाब से वो लाया गया। जहां तक मित्र पक्षों में शिबू सोरेन साहब वगैरह थे, उन लोगों ने उन सभी संगठनों ने हेल्प करके वो कानून है, उसका बेसिक इम्प्लीमेंटेशन 2012 के बाद हो रहा है यहाँ पे। तो उसमें एक जो बेसिक गणित है कम्युनिटी लेवल पे, दो उसके क्लॉज है। एक वैयक्तिक लेवल पे आप जमीन जो कर रहे, जो बना रहे, वो आपके नाम से हो जाना चाहिए, और डिपार्टमेंट ने ये सब करके देना चाहिए। कानून ऐसा बोलता है, डिपार्टमेंट ने ये सब करके देना चाहिए। दूसरी बात, कम्युनिटी लेवल की जो बात करते हैं अपन, कौम की बात करते हैं, जो कम्युनिटी है, सब समाज है, समाज के लिए जोड़ पत्र 3 के माध्यम से वो जमीन अलग करते हैं। और उसमें जो कुछ गौनवन उपज है, जिसको गौनवन उपज बोलते हैं, जो कुछ गौनवन उपज है, तो वो बांबू रहे, तेंदू रहे, डीक रहे, बेड़ा रहे, ईटा रहे, यानी ये सब 2006 का कानून आने के बाद भी बैद्यनाथ की दुकानें चालू है। बैद्यनाथ की दुकानों में त्रिपड़ा चूर्ण वगैरह सब मिलता है। तो ये त्रिपड़ा चूर्ण बैद्यनाथ के खेत में तो नहीं पकता है, ये सभी आता है कहाँ से? आदिवासियों के गौनवन उपज से ये सब आता है। तो गौनवन उपज का जो कानून देते वक्त क्रम 3(1) के तहत विद इन विलेज बाउंड्री और आउट ऑफ विलेज बाउंड्री ट्राइबल ग्राम सभा कैन कलेक्ट एक्सेस एंड डिस्पोज ऑल ऑनरशिप टू ट्राइबल ग्राम सभा, एक क्लॉज है उसमें। यानी जो गांव है, गांव सीमा से लेके गांव सीमा के बाहर भी और गांव सीमा के अंदर भी जो कोई गौनवन उपज रहेगा, वो गौनवन उपज संकलन करने के गांव की ग्राम सभा को अधिकार है, ये कानून बोलता है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के डिपार्टमेंट, अभी फारेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे साथी लोग हमारे दोस्त लोग हैं, लेकिन फॉरेस्ट की ऊपर लाइन की जो नीति बनती है, ऊपर लाइन से जो नीतियां बनाती है, वो नीतियों के हिसाब से वो वर्कर लोग यानी फॉरेस्ट गार्ड लोग, ग्राउंड ऑफिसर लोग, ये सभी लोग जो है, ये सभी लोग उसके हिसाब से वर्किंग करते हैं। यानी नीतिगत व्यवस्थाएं जो है, वो नीतिगत व्यवस्था को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम यहाँ पे हो रहा है। तो वो हिसाब से कलम 3(1) के हिसाब से अपन जितने भी विलेज बाउंड्री है वहां पे वर्किंग करना चाहिए, तो ये आगे डिपार्टमेंट मानती है। तो हम जाहिर तौर पे जैसा महाराष्ट्र के जितने भी ट्राइबल्स के वसती गृह हॉस्टल्स हैं, लड़की है, इनका बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस लिए थे 2010-11 की बात है, और उसमें भी ये डिसीजन लिए थे। वो 2006 से ही चालू था वो गणित, वो जो सतीदादा पेन्नम साहब जो है हमारे राष्ट्रीय संगठन बिरसा ब्रिगेड, इसके माध्यम से हुआ था कि आदिवासी सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक सुरक्षा अधिनियम पारित हो। यानी कोई भी आए आदिवासी को धर्मांतरित कर दे, कोई भी आए एजुकेशन सिस्टम में, जैसे वसती गृहों में, हॉस्टलों में, आश्रम स्कूलों में जो अत्याचार वाली घटनाएं होती है, तो इनके लिए ये प्रोटेक्शन एक्ट बने ट्राइबल का स्पेशली, ये अपना एक गणित था। तो मैक्सिमम जो भी कायदे कानून है उनके ऊपर हमने ये सब, यानी बिरसा ब्रिगेड जो चलती है तो ये आइडियोलॉजिकल लेवल पे चलती है, और इसमें कास्टिज्म वाला इश्यूज नहीं है। इसमें आदिवासी में आने वाली जितने भी जमात है, वो सभी जमात को साथ में लेके, साथ ही साथ SC है, OBC है, विजेंटी माइनॉरिटी, इसके लोग भी हमारे साथ ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। तो वो कितने भी बड़े रहे, कितने भी पैसे वाले रहे, या कितने भी बड़ा एम्पायर है, ग्राउंड पे हम लड़ते हैं तो हमको उतना कॉन्फिडेंस है कि ये फाइट को हम
ये फाइट को लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस। अच्छा, जैसे अभी तक की जो चीजें आपने बताई उसमें ज्यादातर आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आदिवासियों के मुद्दे ज्यादातर आपके उसमें देखे जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे तमाम राज्यों में अभी जल जंगल जमीन की लड़ाई, आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, मैं इसके पहले मेरी बोलने से बेटर, मैं मेरी ना बोलूं तो बेटर है, बिरसा ब्रिगेड की और हमारे आंदोलन की जो भूमिका रही है, तो ये सेंट्रल इंडिया को मिशन मध्य भारत का जो कंसेप्ट चला था, यानी जयपाल सिंह मुंडा के पीरियड से जो मिशन मध्य भारत का एक कंसेप्ट था, इधर का पश्चिम बंगाल वाले जो 4 स्टेट है, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उनका एक पार्ट था, और 7 सिस्टर का उधर का एक पार्ट था। तो ये अभी आज की कंडीशन में आप देखोगे, जैसा हसदेव की बात करोगे, जैसे वो गुजरात केवड़िया वाली बात करोगे कि गुजरात का केवड़िया का, जो मणिपुर वाली बात करोगे, जो आप सुरजागढ़ वाली बात करोगे, इसके पहले विदर्भ में जो भी 9 माइंस थी, विदर्भ में 9 माइंस थी, वो भी ट्राइबल के ही एरिया में। तो ट्राइबल जहाँ पे है, जहाँ पे आदिवासी है वहाँ पे मिनरल है, जहाँ पे आदिवासी है वहाँ पे पानी है, जहाँ पे आदिवासी है वहाँ पे जंगल, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, जहाँ पे आदिवासी है वहाँ पे नैसर्गिक संसाधन है। तो ये नैसर्गिक संसाधन होने के वजह से कोई तो भी इशू को वो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन वाला जो कार्बन उत्सर्जन वाला जो इश्यूज है, ये ऐसे इश्यूज को वो सामने लाके, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज को सामने लाके, हालांकि आदिवासी ने ये सब चीजों को बचाए हैं, लेकिन हर स्टेट में, हर जिले में, राज्य में, देश में जहाँ पे आदिवासी है वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। यानी कभी कभी ये सब चीजें देखती तो ऐसा लगता है आदिवासी ने जल जमीन जंगल का रक्षा करके रखा है, जल जमीन जंगल को संभाल के रखा है, तो ये क्या गुनाह किया है क्या उसने? तो मेरा नजरिया ऐसा है कि यार देश के संविधान में भी, देश के संविधान में 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची आदिवासी के स्वायत्तता के अधिकार है। अब 2006 का कानून बोलोगे, उसमें स्वायत्तता के अधिकार है। पेशा कानून 1996 का पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया पेशा कानून है, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो देश में हो ही नहीं रहा। ये महाराष्ट्र में 2014 में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, आपके वो एमपी में देखा 2021 में उसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी कानून आने के 28 साल बाद वहां हो रहा है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में कानून आने के 28 साल बाद हो रहा है, और यहाँ पे लगभग 18 साल बाद हो रहा है। यानी उतने पीरियड में जितना भी बैकलॉग भरना था गवर्नमेंट का, पूरा बैकलॉग छूट गया, सब सेक्टर प्राइवेट में देने के बाद वो एक उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, का पेशा का, और वो भी कौन से हालत में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं? वो 1700 वर्ग वाली जो भर्ती थी, जानबूझकर उसको आड़ी टांग डाल के उसको रोक के रख दी। क्वालिफिकेशन की जब बात आती है तो 2011 जो है, मैं 2011 में PSM मेंस रिटर्न एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। फिजिकल में थोड़ा प्रॉब्लम था मेरा, फिजिकल में थोड़ा रिटर्न आया, यानी वो भी 2 mm का हाइट वाला इश्यू बन गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये पूरा जो बैकग्राउंड रहा है, तो ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है, पढ़ते हैं, लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये वाली पूरी ये लाइन है। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, तो हमारे ब्रिगेड के साथ लगभग 10,000 ऐसे कैडर है पूरे महाराष्ट्र में जो वर्किंग में रहते हैं, और आज भी हमारे साथ यहाँ आए हुए। वो जो कैडर है वो आज सालेकसा, देवरी, आमगांव में जहाँ जहाँ पे उनको यानी ब्रिगेड के माध्यम से उनकी व्यवस्था की गई, तो डटे हुए हैं और ये बात को लेकर लड़। अच्छा, जाते जाते आप अपनी पार्टी का नाम बता दें और आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है, तो ये आप अपने मतदाता साथियों को हमारे चैनल के माध्यम से संदेश दे सकते हैं। जी, मैं हमारी जो पार्टी है यानी गोंडवाना प्रदेश की राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी है, साथ ही साथ जो बिरसा ब्रिगेड है, बिरसा ब्रिगेड का समर्थन है, आदिवासी विद्यार्थी संघ हमारे साथ में है, और जो अपन CFR ग्राम सभा है, 107 CFR ग्राम सभा, उनके माध्यम से बेसिकली मैंने जो एबी फॉर्म डाला वो मेरा राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी का एबी फॉर्म है बिरसा ब्रिगेड के साथ, और मेरा चुनाव चिन्ह है उस क्षेत्र जिसको बोलते गन्ना किसान, यानी किसान परिवार से मैक्सिमम 90% मतदाता भी किसान परिवार से आते हैं। तो किसान के सिंबल को जल्द ही पहचान देंगे, वो भी एक एंगल से, और जो आइडियोलॉजिकल अपन फार्मर के लेवल पे जाते वो लेवल लेते हुए मैंने वो गन्ना किसान यानी उस क्षेत्रीय सिंबल को मैंने सिलेक्ट किया। तो मैं ये आने वाले 20 तारीख को सभी से मेरा निवेदन है कि वो उनकी जो समस्या है, उनकी जो प्रॉब्लम है, और अपन जिस तरीके से उसको फाइट कर रहे हैं वो हिसाब से वो आने वाली 20 तारीख को गन्ना किसान जो उस क्षेत्र के सिंबल जो है उसी के बटन दबा के विजयी बनाइए, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के साथ में बात किया।